जज साहब के बेटे ने अपना फोन फेंक दिया है। यहां जज साहब के बेटे का शनाख्ती कार्ड भी सामने आ गया है। या जज साहब के बेटे के साथ गाड़ी में कोई था, कोई थी, कुछ लोग थे। मेरा बेटा कसूरवार निकले तो इस जुर्म की सजा उसे मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ महमूद, इनके बेटे का जो केस है, अबूजर का केस, जिसने दो नौजवान लड़कियां स्कूटी पे थीं, उनकी गाड़ी को हिट किया, दोनों मौके पर दम तोड़ गईं। इस केस में जस्टिस मोहम्मद आसिफ महमूद साहब के बेटे के, जज साहब के बेटे के इस केस में असरुर रुसूख कितना इस्तेमाल हुआ है, मैंने ट्विटर पे लिखा था। तो पुलिस सोर्स ने मुझसे बात करते हुए कहा कि जब भी किसी बड़े आदमी का, उसके करीबी बंदे का केस हो तो हमारे अफसरान हम पे चढ़ जाते, इतना प्रेशर होता है। मैं इस केस के बारे में मालूम कर रहा था, उसने ये जवाब दिया। कितना असर व रसूख इस्तेमाल हुआ है, कितना प्रेशर इस्तेमाल हुआ है जज साहब की तरफ से पुलिस के ऊपर और फैमिली के ऊपर, जो मुद्दई है, जो दो लड़कियां जान से गई हैं, उनकी फैमिलीज के ऊपर, या इस्तेमाल नहीं हुआ। इस तमाम तर सूरत हाल की बात करेंगे। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूंगा। लेकिन ये जो जज साहब हैं, जस्टिस आसिफ साहब, इनकी कहानी बड़ी अजीब व गरीब है। इस कहानी को आपको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा वाक़या है, उस बहुत बड़े वाक़े से आपको कनेक्ट करना होगा, तो आपकी समझ में बहुत कुछ आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस्लामाबाद में कुछ अर्सा पहले एक बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। अभी दो जवान लड़कियां गई हैं, तब दो जवान लड़के गए। अभी एक V8 लैंड क्रूज़र है, तब भी, अब वो V8 थी या V6 थी, एक लैंड क्रूज़र ही बताई जाती है। उस लैंड क्रूज़र को एक खातून चला रही थी। उन खातून ने हिट किया, दो नौजवान जान से गए। इस्लामाबाद में, पिंडी में बड़ा मशहूर है सेवर फूड्स। सेवर फूड के मुलाजमीन थे, दो नौजवान जान से गए। हिट एंड रन का केस बताया गया कि गाड़ी चलाने वाली जो खातून थी, वो गाड़ी लेकर भाग गई वहाँ से। नौजवानों को मारने के बाद अब वो खौफजदा हुई, डर गई, हुजूम आ गया, जो हुआ, लेकिन वो भाग गई। और उसके बाद बताया गया कि इस केस में प्रेशर आया, ठीक ठाक प्रेशर आया, क्योंकि वो जो गाड़ी थी वो थी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद मलिक साहब की गाड़ी। और अब मैं आपके सामने कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट्स रखना शुरू करूंगा, कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, और एक हिस्ट्री है जो हमारे सामने आएगी, फिर हम इस केस पर आएंगे। उस गाड़ी के हवाले से हमें यह पता चला कि शानज़े मलिक, जस्टिस शहजाद मलिक की बेटी गाड़ी चला रही थी। हिट एंड रन का केस हो गया, वो निकल गई। उसके बाद इस केस में जो असर व रसूख है जज साहब का, अदालत का, वो इस्तेमाल किया गया, ये हमें पता चला। पता कैसे चला? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईजी अली नासिर रिजवी साहब भी पेश हुए, और आईजी साहब ने बताया कि गाड़ी जज साहब के ज़ेर इस्तेमाल थी, उस गाड़ी को उनकी बेटी चला रही थी, ये हमें पता चला। इस केस में दो नौजवान थे, एक हसनैन, एक शकील तनोली। जो केस था वो गया जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, जहां पर यह बताया गया कि जो हसनैन की फैमिली है उससे हो गया सेटलमेंट। अब याद रखिएगा वर्ड सेटलमेंट। और जो शकील तनोली की फैमिली है, उसमें रफाकत साहब ने यह कहा कि मैं ये केस लड़ूंगा। वहां यह साबित किया गया कि जज साहब की बेटी के खिलाफ, शानज़े मलिक के खिलाफ, कोई खास सबूत सामने नहीं है। और ये जो बताया जा रहा है कि जज साहब की बेटी थी, शनाख्त की जा सकती थी, कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, ये वहां पर बताया गया। अदालत ने इस बात को तस्लीम किया और जज साहब की बेटी बरी हो गई। अब शकील तनोली के वरसा ने कहा हम चैलेंज करेंगे और हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये बताया गया कि एक फैमिली से सेटलमेंट हो गया, दूसरी फैमिली जो है उसके लवाहिकीन आ गए हैं यहां चैलेंज करने। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शकील तनोली के अजीज रफाकत साहब हैं, उन्होंने एक रोज़ कहा कि मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई कि मैंने शानज़े मलिक साहिबा का नाम लिया, मेरा ना शानज़े मलिक साहिबा पे कोई दावा है, ना जज साहब पे कोई दावा है। और फिर उसके बाद
ये जो उनका दरखास्त वापस लेना है, ये कबूल कर लिया गया। कहा यह जाता है कि उन पर दबाव डाला गया और उसके बाद उन्होंने ये तस्लीम कर लिया। अब इस केस में एक और चीज़ याद रखिएगा, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में तर्जुमान सहाफ़ी, इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान सहाफ़ी, उन्होंने धड़ाधड़ जज साहब के खिलाफ व्लॉग्स किए, वीडियोस की कि जज साहब की बेटी, उसने बंदे मार दिए, जज साहब ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, कैसे हुआ? ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि जज साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ये जो ट्राइब्यूनल के मामलात हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस के मामलात हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे। ये हमें वकला बताते हैं। फिर हुआ ये कि जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, तो जज साहब लाहौर हाई कोर्ट से चले जाएंगे, ये यकीनी बना लिया गया। जज साहब पे भी प्रेशर आया जब उनकी बेटी का ये केस था, लेकिन फिर सेटलमेंट हो गया। वो तमाम सहाफ़ी जो जज साहब के खिलाफ इनकी बेटी ने बंदे मार दिए, वो सब के सब चुप हो गए। जज साहब का मामला दब गया, उनकी साहबजादी का मामला दब गया। चलिए, जो हुआ अदालत में हुआ। आपको मालूम है वो अदालत किसकी थी? वो अदालत थी इन्हीं जज साहब जस्टिस मोहम्मद आसिफ की, जिन्होंने जस्टिस शहजाद मलिक की बेटी के खिलाफ दरखास्त वापस लेने वाले जो रफाकत साहब थे, उनकी ये दरखास्त कबूल की कि मैं केस वापस लेना चाहता हूँ। एक जुल्म हुआ था, 2 बंदे मार दिए गए थे, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा कि ठीक है, अब अगर मामला ख़त्म, तो मेरे सामने से तो केस वापस लिया जा रहा है, मैं इस चीज़ को मंजूर करता हूँ। जज साहिबान के पास मेरी ज़ाती राय में और मेरी जो वकला से बात हुई, ये पावर्स होते हैं कि वो केस को देख सकते हैं। जज साहिबान के पास ये पावर्स होते हैं कि वो किसी मुद्दई को ये बताएं कि अगर तुम पर कोई प्रेशर है तो डरो मत, अदालत है, हम बैठे हुए हैं, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह मुबैना तौर पर ताकतवर हलकों का प्रेशर जस्टिस शहजाद मलिक साहब पे था, बिल्कुल उसी तरह ताकतवर हलकों की चॉइस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां 5 जजेस अगली अदालत में पहुंचे हुए हैं कि हमारे यहां जो एजेंसीज हैं उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है, वो 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस के मामले में ट्रांसफ़र को भी, सीनियरिटी को भी, चीफ जस्टिस को भी चैलेंज करके बैठे हुए हैं। ये जज साहब उन ट्रांसफ़र शुदा जजेस में हैं और ये कोयटा से यहाँ लाए गए हैं। तो जज साहब ने एक अदद जुल्म हो रहा था, उस जुल्म में जो कुछ सेटलमेंट के तौर पर उनके सामने आया, उसे जाहिर है कि उनकी अदालत में कबूल होना था, उन्होंने कबूल कर लिया। मुमकिन है कि जज साहब ये भी कर सकते थे कि मुद्दई को कहते, हम बैठे हैं, अदालत बैठी है, आप डरें मत, आप अपना केस फाइट कर सकते हैं। अदालत पूछती है कि आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, तो अदालत ये पूछ सकती थी, ये देखते हुए कि सामने एक बहुत ताकतवर शख्सियत मौजूद है, उनकी बेटी का केस है। लेकिन जज साहब ने कबूल कर लिया। आज जज साहब का बेटा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, 4 रोज़ा रिमांड पर। ये जो तस्वीर है, ये जज साहब के उस बेटे की है, अबूजर की। बताया जा रहा है कि ये बच्चा अंडर एज है। बाज़ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि नहीं, ये बच्चा अंडर एज नहीं है। इसकी तस्वीर देखकर मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये बच्चा 18 को पहुंच चुका है या 18 से कम है। इसकी 2 तस्वीरें हैं, दोनों देख लीजिए आप। लेकिन जज साहब जो हैं, उन्होंने आज छुट्टी की अदालत से। अचानक उनके जो केसेस थे, कॉज लिस्ट उसकी मनसूख हुई और जज साहब नहीं आए। पता ये चला कि जज साहब जो थे वो, चूंकि कोई रात 1-1:30 बजे ये वाक़या पेश आया था, तो जज साहब सारी रात जागते रहे होंगे, पुलिस से, बाकी लोगों से मामलात को देखने में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो जज साहब अदालत में दस्तयाब नहीं थे। जज साहब के बेटे को पेश किया गया और जज साहब के बेटे का 4 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है। ये जो रिमांड की बिल्कुल इब्तिदाई तफ्तीश है, इसमें आप देखिए कि अबूजर का नाम लिखा हुआ है, और ये जो FIR है आपके सामने, इस FIR को आप देखिए, तो इस FIR में भी मुद्दई ने ये बताया है, अदनान ने, कि उसे ये पता चला है कि गाड़ी अबूजर नाम का एक नौजवान चला रहा था। मेरी मुद्दई फैमिली में उनके करीबी अजीज से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप पे कोई दबाव है, तो उन्होंने कहा हम पे अभी तक कोई दबाव नहीं है, हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। मैंने कहा पुलिस का ताउन आपसे? उन्होंने कहा पुलिस कुछ बता ही नहीं रही। पुलिस ने
हमें कोई भी फुटेज नहीं दी, कोई तस्वीर नहीं दी, कुछ दिखाया नहीं। जब मैंने एक पुलिस वाले से खुद बहुत ज़ोर लगा के कोशिश की तो उसने अपने मोबाइल में मुझे ये तस्वीर दिखाई और कहा मैं आपको दे नहीं सकता। फिर सोशल मीडिया पर दस्तयाब तस्वीरें मैंने उन साहब को भेजी कि फैमिली को दिखा दें। अब फैमिली और मेरे दरमियान वो साहब ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस का ताउन जो है वो हमें दस्तयाब नहीं है। FIR हो गई है, 322 लगी है। 322 से कत्ल बिस्सबब एक वजह है जिसके तहत कत्ल हो गया। 322 के केस में क्या होता है, दियत होती है, दियत हो जाए और उस फैमिली से जिसका कोई करीबी गया है सेटलमेंट हो जाए तो फिर कोई सज़ा नहीं है। ये हुआ है। निज़ाम इंसाफ क्या करता है, निज़ाम इंसाफ ऐसे मामलात में चीज़ें अपने हाथ में ले लिया करता है। रियासत है, रियासत मजलूम का सहारा बनती है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर जज साहब के बेटे के पास लाइसेंस नहीं है ना, तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि फिर 322 नहीं लगती, फिर तो ये 302 का केस बन जाता है अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो फिर भी ड्राइव कर रहा है। यहाँ जज साहब के बेटे का शनाख्ती कार्ड भी सामने आ गया है, जिसके मुताबिक ये 13/7/2027 तक अंडर 18 है और इसके पास जाहिर है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। माहिरीन कानून कहते हैं कि ऐसे केसेस में जब किसी शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो और उससे एक्सीडेंट हो तो उस पर 302 लगती है, 322 नहीं लगती। यहाँ पुलिस ने दफ़ा 322 लगाई हुई है। बहरहाल ये अदालत में साबित होने वाला मामला है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस बच्चे के पास जो अंडर 18 है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, गाड़ी कैसे मौजूद थी और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। ड्राइव भी क्या कर रहा है, कोई बाइक वाइक नहीं, एक अदद V8 ड्राइव कर रहा है। और ये V8 किसकी है, ये V8 कैसे लेकर निकला। बाप ने एक अंडर एज बच्चे को गाड़ी इससे पहले भी चलवाई है। जब वो एज को पहुंच जाए तो उसके बाद गाड़ी चलाना सिखाई जाए और सिखाने के बाद लर्निंग लाइसेंस बनवाया जाए, फिर लाइसेंस बनवाया जाए, लाइसेंस का हुसूल हो जाए तो उसके बाद गाड़ी चलाई जाए। लेकिन अंडर एज बच्चे को गाड़ी देना, इस तरह की गाड़ी देना, ये अपने आप में शदीद ज्यादती है और इस ज्यादती को करने वाला भी मुजरिम है। तो जज साहब के केस में बहुत कुछ है जो सामने आना चाहिए। दूसरा, हमारी इस्लामाबाद पुलिस एक चीज़ करती है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर भी, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पर भी इनके अकाउंट्स बने हुए हैं और उसमें बाकायदा फुटेजेस आती हैं गैर जिम्मेदारी से ड्राइव करने का नतीजा, सिग्नल तोड़ने का नतीजा, गलत टर्न लेने का नतीजा, और पूरी पूरी फुटेज शहरियों की गलत ड्राइविंग की डाली जाती है और बताया जाता है कि किसी शख्स ने क्या जुल्म कर दिया है। ये हमारी पुलिस पूरी कमेंट्री के साथ डालती है। यहां सेक्रेटेरिएट के पास ये सब कुछ होता है तो जो इस्लामाबाद का सेफ सिटी है उसकी फुटेज कहां है। अगर जज साहब का बेटा है तो फुटेज क्या दबा ली जाएगी? क्योंकि मुझे एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने यह बताया था, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इमरान खान साहब को एक फुटेज दिखाई गई थी। उस फुटेज में उनकी टीम के एक मेंबर नाजेबा हरकत कर रहे थे, एक खातून के साथ मौजूद थे। अगर हमारे यहां ताकतवर हलकों के लोग और एक इदारा जो सेफ सिटी अथॉरिटी है वो ये कर सकता है कि किसी बहुत बड़े आदमी की नाजेबा फुटेज उठा के किसी बहुत ताकतवर शख्सियत को दे और वो ताकतवर शख्सियत ऐसे वजीर आजम को दिखाए, तो फिर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए ये इदारे क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते? ये इदारे वो फुटेज क्यों नहीं दे सकते जिसमें जज साहब का बेटा जिम्मेदार था? ये पता चले उन लड़कियों की गलती थी, 2 26-27 साल की लड़कियां जान से चली गई हैं, उनकी गलती थी, ये पता चले। जज साहब के बेटे ने अपना फ़ोन फेंक दिया है, उसका फ़ोन रिकवर करना है। जज साहब का बेटा स्नैपचैट वीडियो बना रहा था, ये पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश बता रही है, तो उसके फ़ोन से वीडियो का बनना भी पता चले। और जज साहब का बेटा उस मौके पर अकेला था या जज साहब के बेटे के साथ गाड़ी में कोई था, कोई थी, कुछ लोग थे, ये भी पता चलना चाहिए। तो बहुत सवालात हैं जिनके जवाबात कब सामने आएंगे? तब सामने आएंगे जब जज साहब ये ऐलान करें कि जनाब मैं कुछ वक्त के लिए अपने आप को अपने ओहदे से अलग करता हूं और मैं ये ऐलान करता हूं कि मुकम्मल तौर पर खुली तफ्तीश हो
और सब कुछ साबित हो, मेरा बेटा कसूरवार निकले तो इस जुर्म की सजा उसे मिलनी चाहिए। और इस दौरान जज साहब जो हैं उनकी अदालत में क्या केस चल रहे हैं और क्या कोई बहुत अहम केस तो नहीं कि जिसमें कोई जज साहब पे दबाव डाल सके, ये भी देखने की चीज है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।